cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as ये है द डार्क पैलेस, एक बॉयज हॉस्टल। कहने के लिए ये एक बॉयज हॉस्टल है, लेकिन यहाँ गर्ल्स और बॉयज एक साथ रहते हैं। गर्ल्स के अलग रूम और बॉयज के अलग रूम। इनके रूम की निगरानी करने के लिए हर वक्त यहाँ एक पियोन तैनात रहता है। यकीन ना आए तो देख लो। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी उंगलियां तुम्हारी उंगलियों से ज्यादा बड़ी है। क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या मैं अपनी उंगलियां कटवा लूं? उस वजह से नहीं, मैं लंदन जा रही हूँ ना, और मुझे तुम्हें छोड़कर जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मुझे छोड़ने का दिल तो वैसे भी किसी लड़की का नहीं करता। क्या मैं अपनी मॉम से बात करके देखूं? अगर मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूं तो शायद वो मान जाए। अपनी स्टडीज कंप्लीट करने जा रही हूँ, और अगर तुम मेरी वजह से रुकोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा। कुकी बेबी, क्या तुम सच में मुझे इतना मिस करोगे? मैं तुम्हें इतना भी मिस नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मेरे दिल में रहती हो। याद तो उन्हें किया जाता है जो दिल से दूर हो, पर तुम तो हमेशा मेरे पास ही हो। Are you sure तुम मेरे बगैर रह लोगे? टॉपर आ गई होगी यार, पर अभी तक नहीं से मेकअप बॉक्स के पास ही अटका। तुम्हें और भी तो पैकिंग करनी होगी। तुम अपनी पैकिंग खत्म कर लो, मैं चलता हूँ। ये है जंगकुक, इंटरनेशनल प्लेबॉय। सीरियसली किसी लड़की के साथ नहीं होता, पर हर लड़की के साथ फ्लर्टिंग करना ये इसकी आदतों में शुमार है। हर लड़की से इस कदर फ्लर्टिंग करता है कि हर लड़की को लगता है कि ये लड़का उससे शादी करेगा। करता तो है, पर सिर्फ उनके ख्वाब में। और टॉपर, क्या कर रही हो? घास चबा रही हूँ। चबाओगे? ये जिमिन है, अपनी क्लास की टॉपर रह चुकी है, पर इसे इस बात का कोई गुरूर नहीं है। ये पढ़ाकू कभी किताब से बाहर उठ के भी देखती है या नहीं? तुम दोनों आवाज कम करोगे, मुझे पढ़ाई करने में डिस्टर्ब हो रहा है। ये है किम्बी, ये यहाँ एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। इसकी जिंदगी में पढ़ाई करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो अपनी पढ़ाई स्कॉलरशिप के दम पे पूरी कर रही है। हर बार कॉलेज की स्कॉलरशिप इसे ही मिलती है। पढ़ने में इतना दिमाग चलाती है कि इसे देखने वाले का सर दर्द हो जाए। मैंने तुमसे गाड़ी तैयार करने के लिए कहा था, कर दी? जी मैम, गाड़ी तो कब की तैयार है। एक बार जरा उन सबको इकट्ठा कर लो। जाने से पहले मैं जरा उन सबकी अटेंडेंस ले लूँ। युंगी, युंगी प्लीज मेरी बात मान लो, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। यार, उस लड़की को तो देख, बेचारी 3 महीने से कोशिश कर रही है उसे सेट करने की, और वो है कि इतना हैंडसम होते हुए भी पत्थर की बुत बने घूमता है। लास्ट नाइट क्या हुआ तुझे तो पता भी नहीं है। तू बोलेगी तब सुनूंगी ना। युंगी, मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ, जाओ यहाँ से। अब अगर मेरे पीछे आई तो अच्छा नहीं होगा। अरे रे रे, मैं तो कभी सपने में भी सोच नहीं सकती कि वो लड़का किसी लड़की के साथ ऐसा बिहेव करेगा। अरे रे रे रे, तुम क्यों इतना और रिएक्ट कर रही हो? उसने तुझे भी कुछ कहा था क्या? ना जी ना, मुझे वो कुछ ना ही कहे, उसमें ही मेरी भलाई है। क्योंकि प्लीज मान जाओ। सभी बॉयज और गर्ल्स को ये आगाह किया जाता है कि सभी अभी स्टैंडर्ड रूम में इकट्ठा हो जाए अगले 1 सेकेंड में। हमारे चेहरे पर की 2 पल की खुशी बर्दाश्त नहीं होती इस औरत से। जाने से पहले भी यहाँ अपनी मनुष्यत फैलाना जरूरी है क्या? चलो, बुलाया है तो कुछ जरूरी अनाउंसमेंट ही करनी होगी। मैं यहाँ आपको एक बात बता दूँ, ये हॉस्टल एक कॉलेज भी है जिसकी ओनर एक लेडी है, और वही इस हॉस्टल को चलाती भी है, और वो बहुत ही मगरूर और गुस्सेल किस्म की औरत है। ये है मिन्यूंगी, बहुत ही साइलेंट टाइप का बॉय है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता। आयु फन और एडवेंचर इसे बेहद पसंद है। ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो मेरी तुम लोगों पर नजर नहीं रहेगी। मैं सिर्फ कल रात तक के लिए जा रही हूँ अपनी बेटी कारिया को एयरपोर्ट छोड़ने, और तब तक मिस्टर ओकाडो तुम पर नजर रखेंगे। ध्यान रहे मेरे पीछे कोई गलती ना हो। मॉम, हम लेट हो रहे हैं, चले? हाँ चलो। और चिल्ड्रंस, ख्याल रखना, तुम भी अपना ख्याल रखना। सुनो, सबके मोबाइल्स ले लो, और अगर कोई कुछ पूछे तो मेरा नाम बता देना। कोई तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा। आप बेफिक्र रहिए मैम, काम हो जाएगा। अब मैं अपने कुकी बेबी से बात कैसे करूँगी?
एयरपोर्ट यहाँ से बहुत दूर था, इसीलिए वहाँ तक पहुँचने में यहाँ कम से कम 2 दिन लग जाते, क्योंकि ये हॉस्टल शहर से बहुत दूर है। और सभी स्टूडेंट के फ़ोन इसलिए जब्त कर लिए गए क्योंकि इस हॉस्टल के रूल बहुत स्ट्रिक्ट हैं। कुछ ना सही तो हमारा फ़ोन ही यूज़ कर लेते, पर उस औरत से हमारी खुशी कहाँ देखी जाती है। अब हम यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे? क्या किसी के पास कोई प्लान नहीं है? मेरी मानो तो पढ़ाई कर लो। तुम अकेली इस सिचुएशन में पढ़ाई कर रही हो, ये क्या कम है जो तुम चाहती हो कि हम भी तुम्हारे साथ पढ़ाई करें? हाँ, इतने दिनों बाद तो हमें कितना फ्री टाइम मिला है, कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं ना। नामजन, ये दोनों यहाँ के सबसे ओल्ड स्टूडेंट हैं। इन दोनों का एडमिशन सेम ही टाइम पे हुआ था। आरएम जिनसे सिर्फ 2 माह बड़ा है और इन दोनों की दोस्ती बहुत स्ट्रांग है। किसी के पास कोई आइडिया है? इस रात को हमें बहुत इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। क्यों ना हम कोई गेम खेले? ट्रूथ या डेयर कैसा रहेगा? आर्या, मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? फोन, मेरा फोन कहाँ है? उठाओ, फोन उठाओ। इस वक्त किसका फोन है? ये नंबर तो कारिया का है, पर ये तो स्पियन का फोन है। मुझे क्या करना है? उसके साथ कोई डबल डेटिंग कर रही है क्या? फोन कर। कारिया, कारिया बेटा होश में आओ। ये फोन तो मोट मैम का है, ये तुम्हारे पास कैसे? वो हुआ कुछ यूं कि मैम, वेरी गुड यूंगी, पहली मर्तबा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम लोगों ने उसका सर फोड़ दिया? फोड़ा नहीं है, सिर्फ बेहोश किया था। जो भी हो, लेकिन ये गलत है, तो उसकी टेंशन मत ले, सब ठीक है। ये है चेहोक उर्फ हॉबी। इसकी हिस्ट्री, मिस्ट्री और ज्योग्राफी काफी अलग है। चेहोक की मॉम कोरिया से बिलोंग करती थी और इसके डैड इंडिया से। चेहोक उनका इकलौता बेटा है। करीबन 2 साल पहले चेहोक की मॉम की डेथ हो जाती है, तब से चेहोक अपने फादर के साथ ही रहते हैं। तुम्हारे पास स्मार्ट मैम का फोन है, तो तुमने उस पियोन के फोन का क्या किया? उस पियोन के फोन से उसका सिम निकाल के मैंने इसमें डाल दिया। हमारे फोन हमसे दूर ले जा रही थी, तो मैंने भी उन दोनों के फोन उनसे दूर कर दिए। चलो, फाइनली मेरी स्टडीज कंप्लीट हो गई। हाँ, तो अब आगे क्या करना है? तो किसी ने कोई आइडिया सजेस्ट किया? क्या हम कोई हॉरर मूवी देखें? तभी अचानक हॉस्टल की लाइट चली जाती है। लगता है मेरी तरह लाइट को भी तुम्हारा ये आइडिया पसंद नहीं आया। ये लाइट कैसे अचानक चली गई? कहीं यहाँ आसपास कोई भूत तो नहीं? भूत के इतने भी बुरे दिन नहीं है कि उसे तुझे डराने यहाँ आना पड़े। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब किस्से कहानियों में होते हैं। बाहर बारिश हो रही है, आपको नहीं लगता लाइट उसी की वजह से गई है? इसमें तुम्हें भी कोई शक है क्या? बारिश की वजह से ही गई होगी। बाहर देखा नहीं कितनी तेज बारिश हो रही है? और अगर लाइट ना जाती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो हमारे लिए थिएटर लगा के गई थी क्या? उसका फोन तो था। फोन, उसकी तो मैंने बैटरी लो कर दी। इतनी देर से तुम लोगों की बातें सुनने से अच्छा मैंने सोचा गाने सुन लो। फिर भी 1 by 1% बची होगी। आपको और कोई काम नहीं था जो इस फोन के पीछे लग गए? तुम फ्री नहीं थी ना, वरना तुम्हारे पीछे लग जाता। मुझे एक आइडिया आया है। जिन ने अभी मुझे एक न्यू गेम सजेस्ट किया है। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। मैंने कब तुम्हें गेम सजेस्ट किया? स्टोरी बाय स्टोरीज। अब ये कौन सा गेम है? मार्केट में कोई नया गेम लॉन्च हुआ है क्या जो तुम यहाँ इसकी नीलामी कर रही हो? अभी चिन्ह नहीं कहा ना कि भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता। ये सब बस किस्से कहानियों में होते हैं। हाँ, कहा तो हम अपनी लाइफ की एक सच्ची बात बताएंगे जो रियलिटी में हमारे साथ हुई हो। मुझे नहीं खेलना है बकवास गेम। किसी की बातें पर्सनल भी तो हो सकती है। अरे
मैं बोल रही हूँ सिर्फ हॉरर बातें, कोई ऐसा इंसिडेंट जो हमारी लाइफ से जुड़ा हो और जिसे हम आज तक भूल ना पाए हो। मुझे इंटरेस्ट है। तो कैसे खेलना है? वेरी गुड। तो सब लोग पहले नीचे बैठ जाओ। सब लोग नीचे राउंड बनाकर बैठ जाते हैं। लो, बैठ गए नीचे। अब बताओ क्या करना है? टॉस। हम सब 1 बाय 1 टॉस करेंगे। यूँ समझ लो कि मैं जिन के साथ टॉस कर रही हूँ। अगर जिन ये टॉस जीतती है तो उसे कुछ नहीं बताना होगा, पर अगर वो ये टॉस हारती है तो उसे अपना एक लाइफ इंसिडेंट शेयर करना होगा। तो सब लोग ये गेम समझ गए? सब लोग अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और गेम शुरू करते हैं। तो पहला टॉस किसके साथ करें? इसमें पूछना क्या है? जिसने ये गेम बताया उससे ही शुरुआत करो। पर ये टॉस नहीं था। जेके सही कह रहा है, तुम्हारी पारी पहले आनी चाहिए। ओके फाइन, पहले मैं बताती हूँ। तो ये बात है करीबन 5 या 6 साल पहले की। हमारे ग्रुप ब्लैक पिंक को एक नया घर मिला था। वो हमारा पहला हाउस था। मैं जीसू के रूम में थी और जीसू अपना फेस धोना चाहती थी, इसलिए वो बाथरूम चली गई और मैं उसके रूम में अपने फ़ोन में लगी थी और जीसू फेस वॉश करके बाहर आई। पर फिर तभी कुछ अजीब सा हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास से कोई अभी पास होके गया लिविंग रूम की ओर। पर फिर मैंने सोचा कि शायद वो रोज़ हो सकती है, इसलिए मैंने एक बार कंफर्म करने के लिए उसे आवाज़ दी। मैंने उससे पूछा, रोज़ क्या ये तुम हो? उसने फिर भी कुछ रिप्लाई नहीं किया तो मैंने फिर से उसे आवाज़ दी। मैंने पूछा, रोज़ तुम कहाँ जा रही हो? क्या ये तुम हो? फिर कुछ ऐसी आवाज़ आई, हाँ। मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने सोचा कि शायद वो लिविंग रूम में होगी। अगर वो टीवी देख रही होगी तो मैं भी उसके साथ टीवी देख लूँगी। पर लिविंग रूम से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने उससे आवाज़ देकर पूछा, रोज़ तुम कहाँ हो? फिर उसने मुझे आंसर किया कि वो अपने कमरे में है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास से अभी जो गुजरा वो कौन था। मैंने ये बात जीसू से भी शेयर की, पर वो मेरी बात का मजाक बना रही थी। फिर अगले ही दिन मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया। मैं अपनी बॉडी, अपने हाथ पाँव बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी। हालांकि तब नींद में मेरी आंखें खुली थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी। और तुम बिलीव नहीं करोगी कि फिर मैंने क्या देखा। मैंने देखा मेरे सामने मेरे बेड पर एक आदमी है। वो बिल्कुल मेरे सामने बैठा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैं उस वक्त बहुत डर गई थी। फिर कुछ दिनों बाद मैं बहुत थक कर घर आई थी और मैं अकेली सो रही थी। फिर अचानक मैंने किसी को सुना, जैसे कोई दरवाजे खटखटाने की आवाज़ हो, और मैं तब भी अपने आप को मूव नहीं कर पा रही थी। मैं अपनी आंखें खोलकर उसे देखना चाहती थी, पर ये देखने के लिए भी मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। फिर तभी किसी ने मेरे कान में आकर कुछ ऐसा किया। मैं उस वक्त बहुत डर गई थी। पूरी बकवास। वैसे ये बात सच है। ब्लैक पिंक की लीसा ने ये बात एक इंटरव्यू में बताई थी। जिन्होंने ये वीडियो देखी है उन्हें पता होगा। छोड़ो इस टॉपिक को, गेम आगे बढ़ाते हैं। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? मैं किसी से नहीं डरता। वो तो मैं यहाँ की लड़कियों की फिक्र कर रहा था, वरना पता चला सारी लड़कियाँ च्युइंगम की तरह मुझसे चिपक गई डर के मारे। क्यों दुनिया के बाकी लड़के क्या मर गए जो हम इस चोमू के गले पड़ेंगे? मुझे एक कहानी पता है, मैं कहानी सुनाऊंगी। पहले टॉस तो करो, हेड्स या टेल, बाद में अपनी कहानी सुनाना। रुके, पहले हमारे एंजल से तो हमने पूछने दीजिए। इतनी बड़ी हो गई है फिर भी बच्चों जैसी बातें करती है। हाँ, तो हमारे एंजल ने हेड्स कहा, इसलिए मेरा भी हेड्स। जब मैं टॉस करती है तो त्यागों का हेड्स ही आता है। तुम्हारी एंजल तो बड़ी फास्ट है। तो मैं ये कहानी किसी वन शॉट के तौर पे सुना रही हूँ। ह्यूमन बीइंग्स आर 4 नीड्स, जिनमें से रोटी कपड़ा मकान तो सभी को पता है, पर चौथी जो नीड है वो है स्टोरीज। एवरी ह्यूमन नीड्स आर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड स्टोरी टेलिंग। और हाँ, बस इतना ही था। तो मेरी वन शॉट यहाँ से ख़त्म हुई। अब हम गेम आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगली बारी मेरी हेडसेट टेल की बारी नहीं आई। इस बार मैं करूँगी। हाँ, तुम कर लो। मैं जिन टेल में बहुत लकी है वो टेल लेगी। इस बार जब वी टॉस करती है तो जिन हार जाती है। तो अब क्या आप स्टोरी सुनाएंगी? मैं टॉस जीतकर भी स्टोरी इसलिए सुना पाई क्योंकि मुझे स्टोरी सुनानी थी, पर रूल तो ये था कि हारने वाला स्टोरी सुनाएगा, और तुम हारी हो। पर मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो कोई एक ट्रू स्टोरी सुना दो। ट्रू स्टोरी सुनाने के लिए मेरे पास कोई ट्रू स्टोरी होनी तो चाहिए। मैंने आज तक ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। वो थी ना एक, वो दोनों आखिर में। मैं वो स्टोरी
स्टोरी नहीं सुनाने वाली। यहाँ सब बैठे हैं, बच्चे डर जाएंगे। आप यहाँ हम सबको बच्चा कह रही है। जिन, हम अडल्ट है। तुम सब कहना क्या चाहते हो? बच्ची तो मैं भी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन वो स्टोरी जिन अब सुना भी दो, अडल्ट है ये सब, सुन लेंगे। अब सुना भी दीजिए जिन जिन। ठीक है, मैं ये स्टोरी सिर्फ तुम लोगों के कहने पे सुना रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम सबको डराने का। तो ये स्टोरी है सायरन और जुगारों की। एक जंगल में कुछ शेल्टर्स जा रहे थे। उनकी गांव का काम लोगों को लूटना ही था। उनमें से एक था जुगारू। जुगारू सुन नहीं सकता था। वो सब बहुत सफर से थक कर आ रहे थे, इसलिए जंगल में पानी पीने रुक गए। पानी पीते वक्त जुगारू को एक सोने का टुकड़ा मिला, जो कि सायरन का था। सायरन उसी तालाब में थी। वो उसी तालाब में रहती है और वो चुप कर इन सब पे नजर रख रही थी। अचानक वो चिल्लाई। उसकी आवाज में आकर्षण था, खिंचाव था, जिसकी वजह से सब उसकी ओर खींचे चले गए, सिवाय एक के। जहाँ सब एक के बाद एक उस तालाब में खींचे चले जा रहे थे, वहाँ जीवारो इस बात से बेखबर था, अनजान था। जहाँ जीवारो अपने साथियों को बचाने की कोशिश करता है, पर वो कामयाब नहीं हो पाता और सब एक के बाद एक उसकी आंखों के सामने उस तालाब में समा जाते हैं। अपना काम करके सायरन तो अपनी जगह वापस चली जाती है, पर वो उस तालाब से भी स्टिल जीवारो को लेके जा रही थी। जीवारो पर उसकी मैजिकल आवाज़ का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकता था। इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। जीवारो वहाँ से भागने का डिसाइड करता है, भागते भागते वो वही गिर जाता है और वही बेहोश हो जाता है। सायरन रात को उसके पास आती है, क्योंकि उसकी नज़र में जीवारो वो पहला शख्स था जिस पर उसके मैजिक का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो गई। वो उसे भी अपनी आवाज़ से अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, पर वो कामयाब नहीं हो पाती। सुबह जब जीवारो की आँख खुलती है तो सायरन को वो अपने पास पाता है। जीवारो इस बात पर गौर करता है कि वो पूरी सोने से बनी है। सायरन वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसे रोकने के लिए जब जीवारो अपना हाथ बढ़ाता है, तब उसके हाथ में उसके शरीर का एक सोने का टुकड़ा लग जाता है। वो समझ गया था कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। सायरन उसके लिए बस अपनी लस्ट को पूरी करना चाहती थी और जीवारो अपनी लालच। सायरन फिर से अपना डांस स्टार्ट कर देती है। बहती हुई नदी में वो बेतहाशा नाच रही थी और जुगारो अपनी लालच को पूरा करने के लिए उसके पास जाता है। दोनों का ही मतलब बस अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना था और वो उसके लिए उस बहती नदी में तक कूद जाता है। इसलिए कहते हैं कि इंसान की ख्वाहिशें मरते दम तक कभी पूरी नहीं होती। इसलिए जो भी तुम्हारे पास है बस उसी में खुश रहो। सायरन और भी डांस करने लगती है और फिर एक पल वो आता है जब वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। हालांकि दोनों इस बात को अच्छे से जानते थे कि अगर वो दोनों करीब आए तो इसमें दोनों की सिर्फ बर्बादी हो, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही। सायरन अपनी नीड सेटिस्फेक्शन उससे चाहती थी और जुगारो अपना लालच। जब वो दोनों किस करते हैं तब जीवारो के होंठ बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, पर फिर भी वो दोनों किस करना बंद नहीं करते। जीवारो को इन सबसे अनवेरेबल पेन हो रहा था, पर वो दोनों ही अपनी चाहत में इतना खो गए कि उन्हें अपनी चाहत के आगे और कुछ दिखा ही नहीं, अपनी बर्बादी तक। जीवारो मौके का फायदा उठा के सायरन के सर पे जोरदार वार करता है और उसके सारे जेवरात, यहाँ तक कि उसकी सोने की चमड़ी उधेड़ कर भी वो अपने साथ ले जाता है और उसकी लाश को वही तालाब में फेंक देता है। जीवारो इतने सोने का वजन झेल नहीं पाता, वो थक जाता है और वही पानी पीने के लिए रुकता है और वही सायरन का ब्लड उस पूरी नदी में मिल चुका था। जब वो थक हार कर थोड़ा पानी पीने के लिए रुकता है तो सायरन का मैजिकल ब्लड भी उसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी सुनने की ताकत वापस आ जाती है। जीवारो ने पहली बार आवाज सुनी होती है, जिसकी वजह से वो बहुत बौखला जाता है, पर वो जल्दी अपने आप को शांत करके वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। वही सायरन अपने तालाब में वापस आ जाती है, पर जब वो खुद की हालत देखती है तो उसे बहुत दर्द होता है, क्योंकि जो गोल्ड उसकी शान थी अब उसके पास नहीं थे। ये देखकर सायरन को बहुत दर्द होता है और वो चीखती है, और इस बार उसकी चीख जीवारो सुन पा रहा था। सायरन ये देखकर और भी जोर से चिल्लाती है कि जीवारो उसकी चीख सुनकर उसकी ओर खींचा चला आ रहा है और अब वो उसका दर्द, उसकी चीखें सुन पा रहा था। आखिरकार बाकी लोगों की तरह उसका भी वही हश्र होता है जो कि उसके साथी का हुआ था। पानी के अंदर बहुत सोना और स्केलेटन्स थे। जिन, आइंदा ऐसी कहानी मत सुनाना, डर लगता है हमें। कहानी डरावनी थी पर ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। ये कहानी आज की यंग जनरेशन पे ज्यादा इफेक्ट करती है कि ऐसे प्यार का अंजाम सिर्फ मौत है। इस बेचारे का दिल बहुत टूटा है। अगली कहानी इसे सुनाने दो। सुनाएगा ना भाई? हाँ, मुझे डर लग रहा है। मुझे बाथरूम जाना है। जिमिन चलो ना। ऐसी कहानी सुन के तो मेरा लड़कियों से भरोसा ही उठ गया है। पर पहले आर्यन और शुगा से तो पूछ लो। उसे
किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। तुम एक बार उससे पूछ कर तो देखो, बिना तुम उससे पूछे ये कैसे कह सकती हो? आर्यन जिमिन से इसीलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि ये जानता है कि जिमिन शुगा से बहुत प्यार करती है, पर वो कभी उससे कहती नहीं। और मिस्टर हैंडसम, खेल रहे हो? कुछ बोला क्या? ये भी अलग ही भाव खाता है। किसी को हाँ या ना बोलने में दिक्कत नहीं होती। मैं चुप हूँ, इसका मतलब है कि मुझे गेम नहीं खेलना, तुम ही खेलो। तुम्हें नहीं खेलना, तुम मत खेलो। मैं भी ये गेम अब नहीं खेलने वाला। जय हो, तुम कंटिन्यू करो। पर तुम दोनों होते तो मजा आता। वो नहीं आ रहा, शुरू करो। ओके, तो मैं टेल लेता हूँ। गुड लक। हाँ, तुम्हारा हेड्स आया है, इसका मतलब तुम्हें स्टोरी सुनानी होगी। गुड चॉइस ब्रो। ये सुनो, इसकी स्टोरी मेरी स्टोरी होगी। ऐसा क्यों? तो अपनी स्टोरी सुनाएगा ना? तेरी स्टोरी भी तो मेरी ही है, हम दोनों अलग है क्या? तो अपनी स्टोरी सुनाएगा और मैं अपनी। मैं किसी के और से स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है, पहले सुनाओ तो। तो मेरी स्टोरी में इन सब की स्टोरी से जोड़कर ही स्टार्ट करता। क्या सुनी सुनाई स्टोरीज नहीं चलेगी? हाँ, कुछ नई स्टोरी सुना जो कि तुम्हारी अपनी खुद की हो। पर मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मैं क्या सुनाऊं? लाइफ ने कभी तुम्हें धोखा दिया ही नहीं है क्या? कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, वही सुना दो। तुम थोड़ा गौर करो, कुछ तो हुआ ही होगा। अगर यहाँ बात लाइफ की है तो लाइफ ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उनसे रिलेटेड तो तुम सबकी बातें भी आती है। रियली? ऐसा क्या? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तो रिलेट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आई एम नॉट रिलेटेड ऑन दिस स्टोरी। वी के कहने अकॉर्डिंग हर इंसान की जिंदगी की 4 जरूरतें होती हैं: रोटी, कपड़ा, मकान और स्टोरीज यानी कहानियाँ। और मैं तो एक ऐसी कंट्री से बिलोंग करता हूँ जहाँ स्टोरीज का सैलाब है। कोरिया में इतनी स्टोरीज नहीं बनती, गॉसिप्स बनती हैं। मैं यहाँ की नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूँ। मेरे डैड के साथ मैंने वहाँ रहकर बहुत कुछ सीखा है, और जो देखा, जो सुना, जो सीखा, उस पर बिलीव नहीं कर पाए। ऐसा भी क्या सुना तुमने कि बिलीव नहीं कर पाए? वहाँ की हिस्ट्री की मिस्ट्री में कुछ अलग ही केमिस्ट्री है, जिसे तुम सब सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। लीसा, तुमने कहा था ना कि नींद में तुम हिल नहीं पा रही थी, पर अगर मैं ये कहूँ कि इसकी स्लीप पैरालिसिस होने के अलावा भी और कोई टर्म है, तो क्या तुम बिलीव कर पाओगी? जो कहना है साफ साफ कहो ना। मैं समझाता हूँ। इंडिया में कुछ टेक्निक्स हैं जिसे वहाँ के लोगों ने नाम दिया है तंत्र। तंत्र कोई बुरी चीज नहीं होती। सपोज जैसे सामने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है कि वो किस नजरिए से सामने वाले को देख रहा है, वैसे ही तंत्र में सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो इस टेक्निक का यूज कैसे कर रहा है। अगर इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए किया जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये किसी की जान बचा भी सकता है और ले भी सकता है। अगर ये बुरे पे आ जाए, अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल गलत हाथों में चला जाए या गलत तरीके से इसे कोई करे, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ना कि सिर्फ जिसके लिए वो कर रहा है, बल्कि खुद के लिए भी। तुम हमें ये सब क्यों बता रहे हो? आजकल की साइंस सबसे ज्यादा तरक्की करने लगी है। ये सब सिर्फ फिजूल दकियानूस की बातें हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सब कुछ बस इस युग पे डिपेंड कर रहा है। आज दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, उसी की वजह से लोग गलत समझते हैं। ओके, मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। मोहन, मारन, वशीकरण और स्तंभन, ये चारों भी एक टेक्निक्स है। इनमें से पहला जो आता है वो है मोहन। अगर शॉर्टकट कहूँ तो अट्रैक्ट हो जाना। इंडिया में उसे मोह लेना कहते हैं। मारन, मारन का मतलब होता है तुम्हारा दुश्मन जहाँ कहीं भी हो, तुम दुनिया के किसी भी कोने से उसे मार सकते हो, बस बदले में उसकी कोई चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए। वशीकरण यानी हिप्नोटिज्म। और आखिर में जो लीसा के साथ हुआ, स्तंभन। स्लीप पैरालिसिस ये साइंटिफिक टोन हो गई। साइंस चीजों को सिर्फ नाम दे देते हैं, या इंसान के अंदर ये चीजें किस वजह से हो रही है उसे क्लियर कर देते हैं। पर अगर तुम इस हादसे की पूरी स्टोरी जानना चाहो तो ये कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करेगी। लीसा ने कहा था कि उस दिन वो बहुत थक कर आई और बेड पर सो गई। अक्सर कमजोर इंसान को अपने काबू कर लेना पैरानॉर्मल चीजों के लिए बहुत आसान हो जाता है। लीसा मेंटली और फिजिकली उस वक्त शायद बहुत कमजोर होगी, और तभी वो सोल वहाँ आई। लीसा ने उसे देखा या शायद ना देखा हो, पर फिर भी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास तो हुआ ही था। हालांकि ये बात अलग थी कि वो उसे देखकर चीखना चिल्लाना चाहती थी, पर होता कुछ यूँ है कि लीसा सिर्फ उसे देख पाई या अपने आसपास उसे फील कर पाई, पर ना तो वहाँ से भागने के लिए खुद को हिला पाई और ना ही कुछ बोल पाई। और इसी चीज को स्तंभन कहते हैं। जब कोई सोल या स्पिरिट नहीं चाहती कि आप उसके होने के बारे में किसी को भी बता, या वो सिर्फ आपको अपना वजूद देना चाहती है, अपने होने का एहसास कराना चाहती है, तो वो आपको जगह पर ही फ्रीज कर देती है, बांध देती है, आपकी जुबान तक को बांध देती है। आप उस स्टेट में कुछ नहीं कर सकते सिवाय उसे सुनने के।
सच में ऐसा भी कुछ होता है? आज तक सिर्फ साइंस की तरफ से सुना था, पर क्या भूत जैसी चीजें होती हैं? मैं साइंस को झुटला नहीं रहा। साइंस जो करती है वो अपनी टेक्निक है, और ये वो बातें हैं जब ना तो साइंस थी ना कोई टेक्निक। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो लोग इन बातों पे बिलीव क्यों नहीं करते, साइंस को ही क्यों मानते हैं? इसका एक रीजन आज का युग भी है, कलयुग। हम एक मॉन्स्टर युग में जी रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मॉन्स्टर युग? जैसे त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग। मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, हर फॉर्म का एक अपना अपना युग होता है। जैसे त्रेता युग में राम, द्वापर में कृष्ण, सतयुग में एक वुमन। ये सब अपनी अपनी स्ट्रीट के हीरो थे। वैसे कलयुग का किंग मॉन्स्टर है। मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। जैसे ये सब युग थे, वैसे ही दानवों ने सोचा कि हमारा भी कोई युग होना चाहिए जहाँ सिर्फ हमारा राज चले, जहाँ बुराई करने वाला ही आगे बढ़े। वरना बाकी सारे बीते हुए युगों में तो जो अच्छाई करता था वही आगे जाता था। पर इस युग का मैटर ही थोड़ा अलग है। इस युग में सिर्फ वही आगे बढ़ पाता है जो बुराई के रास्ते पे चले। सपोज तुम आजकल के टीवी एक्ट्रेसेस को ही देख लो, कोई भी तुम्हें डिसेंट फॉर्म में तो नजर नहीं आएगा। गर्ल्स हॉट और उस तरह के कपड़े पहनते हैं जिससे उनकी पूरी बॉडी रिवील हो। जबकि मॉन्स्टर्स को तो यही सब पसंद है। हर इंसान में भगवान और शैतान दोनों रहते हैं, पर मैटर हम पे करता है कि हम किसको चुनते हैं। इस तरह की गलत चीजें हम सुनते हैं, देखते हैं, लगता है वो सब भी तो कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। यही बात हमें उन सब की तरह बना देती है। थोड़ा बहुत करते करते हम कितने गलत हो जाते हैं हमें खुद भी पता नहीं होता। तो फिर हमें और किसी मॉन्स्टर में क्या फर्क रह गया? आजकल दुनिया में रेप और ना जाने ऐसी कितनी चीजें हो रही है। लड़कियों की स्मगलिंग्स होती है। इस दुनिया में हर इंसान अगर वो अच्छा भी हो तो भले वो मन से और दिल से अच्छा रहे, पर उसे इस दुनिया के लिए अपने आप को कम से कम शो ऑफ तो करना ही होगा। शो ऑफ मतलब लाइक ऐसी कोई चीज़ जो सिर्फ एक इंसान अकेले में या दो लोगों के बीच हो पाती है। अगर वो तुम इस दुनिया के सामने करोगे तो दुनिया तुम्हें आगे बढ़ाएगी। और अगर तुम सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे ये सब कर रहे हो बिना किसी शो ऑफ के, तो ये दुनिया तुम्हें पीछे धकेल देगी। यहाँ बड़ा सिर्फ वो बनता है जो हर गंदी से गंदी चीज़ दुनिया के सामने करने में शर्माता ना हो या उम्र का कोई लिहाज नहीं है। तो बस पहले के ज़माने में इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता था कि सामने वाला हमसे कुछ सीखे, हम जो कर रहे हैं उससे कुछ सीखे। पर अभी के दौर में अभी ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं रखती। सबको गलत चीज़ें ही आसान लगती हैं क्योंकि वो सही लगती हैं। कोई ये नहीं देखता कि हम जो कर रहे हैं उसका क्या कोई लॉजिक है। अगर कुछ लॉजिक ना भी हो तो क्या कोई ऐसी बात है जिससे सामने वाला तुमसे कुछ सीख रहा हो या उस चीज़ से कुछ सीख रहा हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंसान एक कोरे कागज़ जैसा होता है। उसका नेचर एक कोरे कागज़ जैसा होता है जहाँ लिखना नहीं, देखना या सीखना होता है। हम बचपन से लोगों में जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही सीखते हैं। और आज का युग हमें यही सिखा रहा है। तो तुम कहना चाहते हो कि पूरी दुनिया में अकेले तुम ही अच्छे हो और हम और बाकी सब तो बेकार ही पड़े हैं? देखो, मैंने ऐसा कुछ कहा तो नहीं है, पर फिर भी तुम्हें समझाने के लिए मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। इतने फैक्ट्स बता चुके हो और कितने फैक्ट्स बचे हैं? अरे ये सिर्फ कैजुअल फैक्ट्स है। फैक्ट नंबर 1, कोई तुम पर चीखे चिल्लाए, तुम पर गुस्सा करे तो तुम उससे डबल गुस्सा करके दिखाते हो। यानी कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा बन रहा है तो तुम उससे ज़्यादा बुरे उनके साथ बनते हो। फैक्ट नंबर 2, बिहेवियर एज, क्योंकि हर उम्र तुम्हें अपने आप में एक तजुर्बा सिखाती है। खास करके 16 साल की उम्र से तुम ज़्यादा मैच्योर बिहेव करने लगते हो। थर्ड फैक्ट, अपने मन की कभी मत सुनो क्योंकि मन तुम्हें अपना गुलाम बना लेता है। क्या हमें बातें करते करते बहुत देर नहीं हो गई? किसी ने मॉडर्न के बारे में कुछ पता किया? मुझे एक कॉल तो आई थी पर मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। तुमसे कोई और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? बड़ी जल्दी याद नहीं आ गया मॉडर्न के बारे में। हेलो जी, मैं बोल रहा हूँ। क्या? पर ये कब हुआ? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे किसी भूत को देख लिया? ये सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। इसे हुआ क्या है? कुछ बोलो तो। पानी दो उससे पीने के लिए। ये लो। चंको, शांत हो जाओ और अब बताओ कि बात क्या है। तुम रो क्यों रहे हो? वो मॉड मैम मर गई, साथ में उसकी बेटी भी मर गई। देखा, इतनी देर से तुम लोग बकवास कर रहे हो। किसी ने एक बार भी ये सोचा कि इतनी रात को इतनी बारिश में अगर वो फोन कर रही है तो शायद कुछ जरूरी काम होगा। वो खड़ूस मरती है तो मरे, पर उसकी बेटी भी मर गई। कितनी हसीन और तरीन थी वो, उसकी वो खुशबू। इस नामुराद को किसी के मरने में भी किसी का गम नहीं नजर आता। बस बहुत हो गया, बंद करो तुम लोगों की ये बकवास। ये अगर बकवास कर रहे हैं तो तुम क्या कर रही थी? अभी हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। अब ना तो वो खड़ूस यहाँ है ना उसका वो चेला। बेहोश है पर होश में आ जाएगा। अब जब कोई यहाँ सिखाने के लिए रहा ही नहीं तो हम यहाँ रुक कर क्या करें?
उसे यहाँ से निकलने का रास्ता पता है, हम भी चलते हैं। मैं अग्री करती हूँ। अग्री हो, ये बात सही है, पर चलेंगे कैसे? जाना तो सब चाहते हैं यहाँ से, पर आज तक किसी को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ पता है? सारी जरूरत की चीजें तो उसका पियोन ही लाता था। क्या हम उस पियोन से पूछ कर देखें? युंगी को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है, वो जानता है। ऐसा ही है तो युंग, हम चलते हैं ना? हाँ, मुझे भी कब से अपनी मॉम डैड से मिलना है। मैं क्या यहाँ शॉप के लिए रुकी थी? युंगी, क्या तुम हमारी मदद करोगे? चलो सब मेरे साथ। उसके बाद सब युंगी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। हम यहाँ कर क्या रहे हैं? पार्टी कर रहे हैं। सब खामोश रहो, चुपचाप मेरे पीछे आओ। ये इस हॉस्टल का बैक डोर है, जिसके बारे में शुगर और मैं ही जानते थे, पर मुझसे बेहतर शुगर इस रास्ते को जानता है। तो तुम आगे क्या कर रहे हो? उसे रहने दो। खामोशी से चलना मुनासिब नहीं है क्या तुम लोगों के लिए? सुबह होने से पहले निकलना है या नहीं? हाँ हाँ हाँ, वो देखो। ये कुत्ता इतनी रात को ऐसी आवाजें क्यों कर रहा है? ऐसा तो उस रात भी हुआ था, जिस रात मेरे साथ। ऐसी रातों में तो काली परछाई आती है और फिर वो किसी इंसान के अंदर चली जाती है। क्या तुम लोगों की बकवास अब तक खत्म नहीं हुई? जिस काम के लिए आए थे वो करे। सब लोग लाइन से एक साथ चलेंगे और कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। चलो 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 चलो। अब ये गेट कैसे खुलेगा? चाबी कहाँ है इसकी? मेरे पास इसकी डुप्लीकेट चाबी है। देखा, खुल गया। नींद तो बहुत अच्छी आई, लेकिन ये सब हमें देखकर भाग क्यों गए? इतना अच्छा ख्वाब देख रहे थे, नींद खराब कर दी, कट हो गया। अब पूरा करने के लिए फिर से सोना होगा। ये लोग। You cannot save me.